तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको बताएंगे कि जेल में बैठे डी कंपनी के गुर्गे आपस में मारपीट क्यों कर रहे हैं। मसला उनके लिए बहुत गंभीर है। वो लोग जो एक ज़माने पे छोटा शकील और दाऊद के नाम से जेलों में राज किया करते थे, अब उनके पास पैसे की बड़ी दिक्कत है। डी कंपनी ने इनको भत्ता भेजने में पल्ला झाड़ लिया है। अब इनके घर वाले भी इनकी मदद नहीं कर रहे और जेल में बैठकर अपने खर्चों को पूरा करने के लिए इनके पास कोई साधन नहीं बचा है और इसीलिए थोड़े दिन पहले आपस में मारपीट कर बैठते हैं और उसकी वजह से एक आदमी जो इन सब में से काफ़ी पैसे वाला है वो अपनी बैरक शिफ्ट करवा के दूसरी बैरक में चला जाता है और बाकी के बचे 3 लोग अब पैसे पैसे के लिए तरस रहे। एक ज़माने में करोड़ोंपति गिने जाने वाले लोग जब ईडी और एनआईए के शिकंजे में फंसते हैं तो उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन हम जेल में बैठे पाई पाई को तरसेंगे और जेल में बिना पैसे के गुजारा नहीं होता। जेल में ना दाऊद का नाम चलता है, न शकील का, ना राजन का, ना किसी और दादा का। जेल में सबसे बड़ा दादा होता है पैसा। जिसके पास पैसा है उसको हर चीज़ मिलती है और अपने गुर्गों को खुश रखने के लिए उनके आका उनको रेगुलर मनी जेल वालों को पहुंचाते हैं और उनको भी पैसा जेब खर्ची के लिए, जिसको भत्ता कहा जाता है और बहुत से लोग तो उसको तनख्वाह भी बोलते हैं, सैलरी मिलती है लोगों को हर महीने जेल में बैठे जो खास गुर्गे होते हैं, लेकिन जिनका अब डी कंपनी को कोई ज़रूरत नहीं है उनसे हाथ खींच लिया गया है और नौबत यहाँ तक आ गई कि एक दूसरे को मारने पीटने लग गए। किस्सा यहीं ख़त्म नहीं होता। उनमें से एक आदमी ने पैसे की तंगी से तंग आके जेल से बैठे हुए एक बड़े बिजनेसमैन को फोन किया जो उसके ही खिलाफ एक केस में गवाह था। ये 40 साल का बिल्डर बहुत बड़े प्रोजेक्ट बना रहा है और उससे पैसा मांगा गया, जिसको लेके शिकायत हुई और एक आदमी को जेल में जाना पड़ा और वो आदमी इस गैंगस्टर के खिलाफ कंप्लेनेंट है। अब उस आदमी को जेल से बैठ के गैंगस्टर फोन करता है और वो बिल्डर रिकॉर्ड कर लेता है जिससे पैसा मांगा गया और उसको पैसा लेने के लिए ये गैंगस्टर के पास और कोई कंपनी का गुर्गा नहीं था, इसलिए अपने ही बेटे को और उसके दोस्त को भेज दिया पैसा लेने के लिए और पुलिस ने उन दोनों को पकड़ लिया। अब बाप भी जेल में और बेटा भी जेल में, साथ में उसका दोस्त भी जेल में। अब बताते हैं ये करैक्टर है कौन कौन। आपने रियाज भाटी का नाम सुना होगा, राजस्थान का रहने वाला, बड़ा शातिर बदमाश। बातों बातों में तो वो कुबेर को भी लूट ले, ऐसा बड़ी बड़ी बातें, और उसकी पहुंच बहुत दूर तक है। उसके बहुत सारे किस्से हम आपको सुना चुके हैं पहले भी। और उसके साथ बंद हैं मीरा रोड के 3 वो लोग जो एक ज़माने में डी कंपनी छोटा शकील के साथ काम किया करते थे और तीनों के ऊपर आरोप लगा कि वो छोटा शकील के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। ये इसी साल के शुरुआती दिनों की बात और थोड़ा था उसके पहले पिछले साल सितंबर अक्टूबर में भी रेड हुई थी, जिसमें छोटा शकील का भाई व बहनोई भाईजान भी पकड़ा गया था। उसी पूरी इन्वेस्टिगेशन
जो बहुत बड़े लेवल पे एनआईए ने की थी मीरा रोड इलाके में, और वहाँ से बहुत से लोग अरेस्ट हुए थे, जिसमें से ये 4-5 बड़े नाम हैं। रियाज भाटी के साथ दूसरा आदमी फिरोज, वहीं का रहने वाला, उसको फिरोज चमड़ा भी कहते हैं। अब चमड़ा बहुत डेरिगेटरी रिमार्क है। अंडरवर्ल्ड की भाषा में जो लोग औरतों को लेके को जिस्म फरोशी करते हैं, इस किस्म का काम किया करता था बड़े लोगों के लिए, इसलिए उसका नाम चमड़ा पड़ गया, चमड़ी से चमड़ा। तो ये इसकी भी स्टोरी हमने की थी, एक बहुत बड़ा एपिसोड किया था जब अरेस्ट हुआ था। और उसके साथ तीसरा आदमी इनके साथ है अपने ज़माने का बहुत बड़ा सट्टा बाजार का चलाने वाला सरगना अजय गोसालिया, लेकिन वो मशहूर है अजय गांडा के नाम से। गांडा भी गुजराती का एक बहुत ही टिपिकल वर्ड है, जिसको कुछ और ही कहते हैं, लेकिन ये बहुत मशहूर है कि जिस आदमी का कुछ करैक्टर इस किस्म का होता है उसको गांडा के नाम से कहा जाता है। तो ये अजय गांडा भी उसी जेल में है। और इसके साथ एक और इनके साथ आदमी है वहीं पे, आपको मुझे नाम बताया गया था, मैं अभी भूल गया जब जेल के लोगों से मेरी बात हो रही थी। तो ये 4 लोग छोटा स्टील के साथ टच में थे, ऐसा एनआईए और ईडी का कहना। अब देखिए फिरोज चमड़ा ये क्यों अंदर बैठा, बहुत पैसे वाला आदमी था। जब मीरा रोड में बैठ के बड़े लेवल पे पैसे कमा रहा था आरआर के साथ मिल के और दूसरे लोगों के साथ मिल के, एक बहुत सारे भाई हैं इनके जो काफ़ी सारा पैसा कमाया। वही गैंग जिसका हमने बहुत बड़ा हमारा एपिसोड था, बहुत चला, वो मीरा रोड का तातिया, वो तातिया उसी गैंग का आदमी फिरोज चमड़ा। और ये आदमी ने तकरीबन जब इसको पता चला कि आज नहीं तो कल सरकार की गाज गिरेगी, तो इसने एक एक करके अपने धंधे समेट के अपने एक भाई को हैदराबाद में एडजस्ट कर दिया। तभी तेलंगाना डिफरेंट स्टेट बना, आंध्र प्रदेश से नई राजधानी बन रही थी, नए प्रोजेक्ट आ रहे थे। तो इसने भाइयों ने मिल के 3-4 भाई, फिरोज, इसका भाई परवेज, एक बराम, जिस किस्म के भाई, इन सबको हैदराबाद भेज दिया, तेलंगाना की राजधानी। और वहाँ पे साथ जो बिल्डिंग मशीनरी होती है, जिसमें जेसीबी मशीनें, सीमेंट मिक्सर, ये वो ऐसा, वो कंस्ट्रक्शन के साथ जुड़ी हुई मशीनरी खरीदी। और जो नए प्रोजेक्ट चल रहे थे, नई राजधानी जो दूसरी आंध्रा की बननी थी, और उसको लेके तो काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट, तकरीबन जो ईडी का जो एस्टीमेट था 200 करोड़ रुपया वहाँ पे इन्वेस्ट किया। और वो भी एक वहाँ के बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर के भाई के साथ मिल के धंधा शुरू किया, ताकि उसको वहाँ पे प्रोटेक्शन मिले। तो देखने को 200 करोड़ बहुत छोटा लगता है, लेकिन जब बिजनेस बढ़ने लगता है तो 200 करोड़ तो आज 1000 करोड़ कमा के भी दे गया होगा इनको, जितने काम वहाँ पे किए। लेकिन जब तकलीफ आती है तो सगे भी साथ छोड़ देते। हुआ कुछ ऐसे कि जब ईडी में पकड़ा गया, 1 साल से ऊपर हो गया अभी, तो घर वालों को लगा कि इसकी दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो भी हाथ से जाएगी। उन्होंने बड़े तरीके से, होती तो बेनामी है इनकी प्रॉपर्टी, तो उन्होंने इसकी पत्नी और इसके फैमिली वालों ने मिल के वो जो 3 फ्लैट थे मीरा रोड में इसके न बेनामी लेकर, वो भी बेच दिए। और वो पैसा वैसा इकट्ठा करके अपने पास रख के बैठ के कि पता नहीं ये आदमी कब बाहर आएगा, नहीं आएगा। उन्होंने अपनी सेफ्टी कर ली और इसको जेल में खर्चा वर्चा भेजना बंद कर दिया। अब देखिए, जिस आदमी ने करोड़ों कमा के अपनी फैमिली को दिए, आज जब वो जेल में, अभी तो 1 साल हुआ है, आगे आगे क्या होगा पता नहीं,
उन्होंने भी खर्चा देना बंद कर दिया। और डी कंपनी तो कहेगी तुम तो बहुत पैसे वाले, तुम्हें पैसे की क्या ज़रूरत है। तो आदमी अंदर अटक गए। उसी तरह ये आदमी रियाज भाटी, पुराना छात्र खिलाड़ी, पता नहीं कितने केस उसके ऊपर चल रहे हैं अंडरवर्ल्ड के, मकोका के, ऑर्गेनाइज क्राइम के नीचे पकड़ा हुआ है। इस आदमी ने तो एक कॉलेज का जिमखाना ही काबू कर लिया था, क्रिकेट जिमखाना विल्सन कॉलेज का। देखिए इतना शातिर आदमी। और उसके बेस पे वो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का मेंबर भी बन गया। और जब क्रिकेट के मैच स्टेडियम में होते हैं तो वहाँ पे इसको काफ़ी सारी वीआईपी टिकट्स मिलती थी, जो अपने लोगों को दे के खुश करता था अपने लिंक बनाने के लिए। तो बड़ी मुश्किल से एक लंबी लीगल बैटल के बाद इसको विल्सन कॉलेज के उस नाजायज़ कब्जे से निकाला गया। इतने शातिर आदमी हैं। मैंने पहले आपको बताया था, जब मैं लश्कारा चैनल में काम करता था, पंजाबी चैनल थे मुंबई में, न्यूज़पेपर से रिटायर होने के बाद कि चलो थोड़ा टाइम पास हो जाया करेगा, तो इसने उस चैनल पे भी कब्जा कर लिया था। और इसके साथ था इसका शातिर जोड़ीदार बच्ची सिंह, जो बाद में अहमदाबाद में मारा गया जेल के बाहर। सुभाष सिंह ठाकुर को मिलने गया था और दुश्मनों ने मार दिया। और तीसरा इसके साथ था इकबाल अतरवाला, वो भी पीछे पता चला था कि मर गया, जो काफ़ी बीमार है, कुछ खबर आई थी कुछ साल पहले। तो ये लोगों ने मिलके बहुत बड़ा गैंग बनाया था और अपने आप को उस समय के सबसे बड़े एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा का खास आदमी कहते थे। और हमें पता ही नहीं चला, हम तो वहाँ राजीव के बजाज जो जर्नलिस्ट हैं उनके नाम से वहाँ नौकरी करने लगे थे। और जब अचानक पता लगा कि ये कंपनी तो ये अंडरवर्ल्ड वालों ने ओवरटेक कर ली है, तो हमने छोड़ने का फैसला किया। काफ़ी लोग थे, हम लोग सब मिल के, कि हम ऐसे लोगों के साथ काम नहीं करेंगे। तो इन लोगों ने हमारी 3 महीने की सैलरी सबकी रोक ली, किसी को तनख्वाह नहीं दी। तो मुझे किसी ने बताया कि प्रदीप शर्मा से डरते हैं और उसकी बात मानते हैं। तो मैंने प्रदीप शर्मा को कहा कि हमारी सबकी सैलरी अटकी हुई है 3 महीने से, अभी 4था महीना चल रहा है, पता नहीं कब मिलेगी, इनको ज़रा बोलिए हमारे सबके पत्रकारों के पैसे दे दे। तो प्रदीप शर्मा ने कहा कि भाई साहब आपके मैं दिलवा देता हूँ, अब बाकी इतना पैसा इनके पास अभी नहीं है, पता नहीं अरेंजमेंट कर रहे हैं कुछ। और अल्टीमेटली मुझे 2 महीने की सैलरी दे दी, लेकिन 1 महीने की फिर भी खा गया। ये ऐसे छात्र लोग हैं, बाकी किसी को सैलरी नहीं दिया। तो ये तो इनका करैक्टर, किरदार। और उसके बाद में इनका पर्सनल करैक्टर देखिए। इसकी बीवी ने इसके खिलाफ कंप्लेंट करवाई कि मेरा पति, मेरा शौहर मुझसे गलत काम करवाता है, और उसको फिर अरेस्ट करवा दिया पत्नी ने, और इसको छोड़ के चली गई। काफ़ी सारी पत्नियाँ हैं इसकी, 4-5 रखी हुई हैं। अजीब तरीका है इस आदमी को, पूरा आयास 1 नंबर। काम कभी ज़िंदगी में किया नहीं सिवाय ठगी ठेरी, लूट मार, एक्सटॉर्शन, ब्लैकमेल लोगों को करना। तो ये इनका गैंग पूरा खत्म हुआ जब जेल में गए। तो इसी के साथ चलते इनके पास पैसे वाला आदमी एक ही बचा था, अजय घुसालिया, जब अजय गाला। और वो आदमी इनकी जब कंपनी ने पैसा देना बंद कर दिया, इनके घर वालों ने खर्चा देना बंद कर दिया। अब इनको बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, पान, खाने के लिए डब्बा, घर का खाना आने के लिए मोबाइल फ़ोन का हफ्ता भरना पड़ता है। अपनी मर्जी की कोई चीज़ कैंटीन से लेनी है, उस लेने के लिए, या कुछ और सहूलतें जेलों में लेनी होती हैं, वो पैसा नहीं है। और इनको जेल स्टाफ किसी की नहीं सुनता अगर उनको आप पैसा नहीं दोगे। तो कुछ दिनों तक, महीनों तक अजय घुसालिया ने इनकी मदद की कि चलो आज नहीं तो कल इनके घर वाले सामने आएंगे इन पे तरस खा के। उसको शायद अंदर से हैरानी होगी कि इतने लाखों करोड़ोंपति लोग अचानक इनका डब्बा बंद क्यों हो गया, इनकी तनख्वाह बंद क्यों हो गई।
खैर पुराने दोस्त थे, एक ही केस में सब अंदर गए थे, तो उसने कुछ समय तक इनकी मदद की। जो पैसा उसके पास आता था उससे इनकी भी सारी फैसिलिटीज उसने बरकरार रखी, लेकिन एक दिन उसने मना कर दिया कि आइंदा मैं आपको पैसा नहीं दूंगा। तो इन तीनों ने मिलके अजय गुसालिया की पिटाई कर दी जेल के अंदर, बुरी तरह मारा उसको। ये चाहते थे कि वो डर जाएगा और डर के हमें हमारी सेवा करता रहेगा, पैसा हमें मंगवा के देता रहेगा, लेकिन वो अकड़ गया, बोलता मार खा लिया अब नहीं छोड़ूंगा। अब अजय गुसालिया जैसा करोड़ोंपति आदमी, मुंबई के बड़े जो 3-4 सट्टा बाजार के ऑपरेटर एक ज़माने में हुआ करते थे, उनमें से इसका भी एक नाम था, बड़ा नाम था, आज भी बहुत पैसा है। लेकिन कब तक कोई किसी की फ्री में सेवा करता रहेगा जब उसका उनसे कोई वास्ता नहीं रहता, काम नहीं रहता। तो उसने जेल वालों को पैसा वैसा दे के अपनी बैरक चेंज करवा ली, शिफ्ट करवा ली, इनसे दूर चला गया। अब ये तीनों भूखे मरने लगे, तो बड़ी मुश्किल से इन्होंने थोड़े दिन पहले, 3-4 दिन पहले, जेल वालों से फ़ोन मांग के किसी जेल के स्टाफ से, उसकी इंक्वायरी चल रही है, प्रिजन डिपार्टमेंट ने एक इंक्वायरी बैठाई है जिसमें जेलर और जेल के स्टाफ के ऊपर काफ़ी सीरियस एक्शन लिया जा रहा है। 2-4 दिन में शायद कुछ लोग सस्पेंड भी होंगे, क्योंकि मामला अब सीरियस हो गया। वो फ़ोन मांग के ये आदमी अपने उसी पुराने कंप्लेनेंट को फ़ोन करता है, बिल्डर को, खार के, बड़ा पॉश एरिया खार बांद्रा, वहाँ पे जिस आदमी के प्रोजेक्ट चलते हो तो वो 4-5 हज़ार 10 हज़ार करोड़ का आदमी तो होता ही है। उसको धमकी दिया कि मुझे इतना पैसा इमीडिएटली चाहिए, मैं जेल में हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, नहीं तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और मैं अपने बेटे को भेज रहा हूँ, उसको इतना लाख जो भी होगा वो अमाउंट दे दूँ। वो अमाउंट पुलिस ने जाहिर नहीं किया। अब देखिए, इतना बेवकूफ़ आदमी अपने नौजवान बेटे को और उसके दोस्त को भेज देता है बिल्डर के ऑफिस में। इसको ये नहीं पता था कि उस बिल्डर ने इसका जेल से किया हुआ फ़ोन, उसकी पूरी वार्तालाप रिकॉर्ड कर ली थी, और उसमें फ़ोन का नंबर भी आ गया, जो बाद में पुलिस को पता चला कि ये तो जेल के स्टाफ का फ़ोन है। और जब अजय गुसालिया इनको छोड़ के गया तो इनकी फ़ोन की फैसिलिटी बंद हो गई थी, इसलिए मिन्नत तरला करके जेल के स्टाफ का फ़ोन इस्तेमाल किया। तो उस आदमी ने एंटी एक्सटॉर्शन सेल में कंप्लेंट कर दिया और बता दिया कि इतने बजे उसका लड़का आएगा पैसा लेने के लिए। तो पुलिस ने ट्रैप लगा के क्राइम ब्रांच मुंबई की रियाज भाटी के बेटे और उसके दोस्त को पकड़ लिया। अब उनके ऊपर भी एक्सटॉर्शन का केस बन गया, शायद मुकोका भी लग जाएगा, क्योंकि ऑर्गेनाइज क्राइम में वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो ये किस्सा अब देखिए, अंडरवर्ल्ड में हमने आज तक कभी नहीं सुना था कि किसी बड़ी कंपनी के लोग अगर जेल में बैठे हों तो उनको खाने पीने की समस्या होगी। इसके 2 कारण हो सकते हैं, या तो इन लोगों से डी कंपनी का भी कोई वास्ता नहीं है, इनसे को काम नहीं लेना है, या ये लगता होगा डी कंपनी को कि इनके पास तो बहुत पैसा है, अपनी देख रेख खुद कर सकते हैं, इनको पैसे की क्या ज़रूरत है। लेकिन जो जेल के लोगों ने हमें बताया कि काफ़ी महीनों से इनको बाहर से पैसा आता था, कंपनी का पैसा आता, तो उनको तो पता होता है कौन देने आता है, और भी लोग हैं। और जब पुलिस सोर्सेज मानते हैं कि तकरीबन आज के दिन भी 1.5-2 करोड़ रुपया हर महीने डी कंपनी अपने पुराने गुर्गों को बांटती है, जो जेलों में बैठे हैं या जिनके केस चलते हैं जमानत पे, जो पुलिस एनकाउंटर में या गैंगवार में मारे गए, उनके परिवार को एक तरीके की पेंशन दी जाती है। तो अगर डी कंपनी इतना पैसा हर महीने खर्च करती है तो इन लोगों का क्यों बंद किया, ये समझ के बाहर है। शायद इसलिए कि इन लोगों ने जो अंदर की बातें छोटा शकील के बहनोई भाईजान के बारे में बताई होगी, शायद उनकी खुन्नस गिला शिकवा डी कंपनी के
लोगों के दिल में होगा। जिन लोगों ने शायद हमारे बारे में कुछ ज़्यादा ही बता दिया। हालांकि वो मनी लॉन्ड्रिंग की बात इतनी बड़ी नहीं थी, कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था, लेकिन क्योंकि कनेक्शन डी कंपनी से था, इसलिए सारी एजेंसीज ने मिल के वो सब एकत्रित किए सब सबूत। पहले ईडी की रेड, फिर एनआईए, टेरर फंडिंग का चार्ज, मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज, और फिर क्रिमिनल एक्टिविटी करने का, ऑर्गेनाइज गैंग से संबंध होने के कारण मकोका। अब इतने सख्त धाराएं जब लगी हों, यूए पीए सब लग गए, अब जल्दी छूटेंगे नहीं। अब जितना लंबा समय जेल में रहेगी उतना ज़्यादा इनकी फाइनेंशियल मुश्किल बढ़ेगी। अब पैसा कहाँ से आएगा? घर वालों ने हाथ खड़े कर दिए, भाइयों ने हाथ खड़े कर दिए, बीवी ने पैसा भेजना बंद कर दिया, और एक का बेटा भी अंदर चला गया जो बाहर बैठ के उसके नाम पे कुछ कमाई कर लेता होगा थोड़ी बहुत, वो भी गई। तो दोस्तों इसलिए कहते हैं ये 4 दिन की चांदनी तो फिर अंधेरी रात। इस जुर्म की दुनिया ही ऐसी है, जितना इसमें आप धंसते जाओगे फिर वो रसातल से वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जिस पैसे के लिए आप गुनाह करते हो वो पैसा जब आपको अपनों से भी अलग कर देता है, सिर्फ इसलिए कि आप जेल में बैठे हो, उनके किसी काम के नहीं रहे, ये एक सबक है जो हमारे आज के नौजवानों को, यूथ को सीखना चाहिए। ये ग्लैमर नहीं है 4 दिन बंदूक रखोगे, किसी को मारोगे तो अंदर चले जाओगे, नहीं भी मारोगे तो बंदूक को छुपा के रखने में आपको रात को नींद नहीं आएगी। तो ये जो एक नया रिवाज चला है यंगस्टर्स में, वेपन्स हाथ में लेके फोटोआँ खिंचाना, यूट्यूब पे डालना, फेसबुक पे डालना, इस किस्म की जो शोबाजी चल रही है, उसका अंजाम ये होता है जो आज जैसे वो बच्चा पकड़ा गया उसके बाप का हो रहा है। जेल में बैठोगे तो कोई पूछेगा नहीं। तो इसी के साथ आज का एपिसोड ख़त्म करेंगे। जैसी करनी वैसी भरनी। अब इनको पता चलेगा कि जब चलती थी तो बहुत अकड़ में रहते थे, इंसान को इंसान नहीं समझते थे, आज उनको अपनी औकात पता चली। तो आने वाले दिनों में इसी तरह से अंडरवर्ल्ड के किस्से सुनाते रहेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।